डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ हूं मैं भुवनेश चंद्र माथुर। हम कर रहे हैं कृषि। हमने एग्रीकल्चर इंडिया को लेके काफ़ी बातें की। हमने देखा चाय को क्या कंडीशंस चाहिए, कॉफ़ी इंडिया में कहाँ कहाँ होती है, फल कहाँ कहाँ होती हैं, सब्जियों में हम कौन से रैंक पर हैं। ज़्यादातर चीज़ों में हमने देखा हम सेकंड रैंक पे हैं, चाइना हमसे आगे है। पिछले वाले वीडियो में हमने ये सारी बातें हम कर चुके हैं। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। प्लीज़ रिवाइज वॉट एवर वी हैव स्टडीड। अब तक जो भी हमने पढ़ाई की है, जो भी वीडियो बनाए हैं, रिवाइज अगेन एंड अगेन। आज के लिए मैं आपको ये वर्ड देता हूँ, रिवाइज। रिवीजन सबसे बड़ी चीज़ होती है, रिपीट होती है वो चीज़ हमारे सामने, आंखों के सामने, ब्रेन, हमारी दोनों चीज़ें लगती हैं। आप पढ़ेंगे आपको और अच्छी तरह से याद रहेगा। याद नहीं रहेगा, समझ में आ जाएगा तो याद रहेगा। समझ प्लस याद दो चीज अलग अलग है। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ। ओके, अखाद्य फसलें। रबर। रबर देखिए हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है। हमारे टायर्स कहाँ कहाँ फाइबर में रबड़ की हर जगह जरूरत है। मेडिकल में तो बहुत ज्यादा रबड़ का यूज होता है। ओके, भूमध्य रेखा क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में कहाँ कहाँ हो जाएगा, उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में भी उगेगा। कितनी बारिश चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा चलेगी, 250 तक चलेगी, और तो 250 सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। क्या 250 डिग्री सेल्सियस हो सकता है? गलत है, इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए, 250 डिग्री सेल्सियस से अधिक भी चल जाएगा, ऐसी कोई मुश्किल नहीं आती है। इनको सर्वाइवल बहुत अच्छी तरह होता है इन पेड़ों का। ओके, नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है ये। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में प्रयुक्त होता है। और होता कहाँ है हमारे यहाँ? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्यों में, अंडमान निकोबार यहाँ होगा। और कहाँ होगा? मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। अब गारो के साथ साथ मुझे दो और पहाड़ियाँ आती हैं याद, गारो, खासी, जयंतिया। याद रखिए, तीनों एक लाइन में है। मेघालय की बात कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली गारो में होता है। क्या हम इन चीज़ों को इस तरह से क्रिटिकली याद रख सकते हैं ताकि हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला मामला हल हो जाए, समझ में आई, याद रही? हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि सिर्फ 10th को देखिए मत, खाली 10th को मत देखिए, बट लुक योर कैरियर, आगे तक की सोच के चलिए अभी इसी समय से। ये जो है ना, देखा जैसे फॉर एग्जाम्पल रबर कहाँ होता है? क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश लिखा है कहीं पे? जरा देख लीजिए, मैं इधर हो जाता हूँ, कहीं लिखा है? बस अगर हमको मालूम है, मुख्य रूप से मेजर होगा केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, अंडमान निकोबार, मेघालय। एक बिल्कुल अलग सी जगह मेघालय में हो रहा है। कहीं पे दिख रहा है आपको कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी में रबर होता हुआ? केरला में क्या क्या होता है, जरा कोई आप मुझे बताइए। हमने क्या क्या पढ़ा अब तक? क्या केरला में किसी ने बताया गन्ना हो रहा है, गेहूं हो रहा है? बस तो अगर ये पता है तो आपको कई क्वेश्चंस का जवाब आता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें पढ़ाई करनी है। मैंने आते के साथ ही लिखा है, रिवाइज प्लीज। अब तक जो पढ़ाई की है उसको वापस से, रिवाइज का मतलब अगेन वापस जाके उसको चेक करना, हमें क्या क्या समझ आया है। समझ आ गया तो याद हो जाएगा, और याद करने को भागेंगे तो समझ में नहीं आएगा। वन थिंग, तो इस तरह से जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे ही आप पढ़ाई कंटिन्यू करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये क्या लग रहा है मुझे पता नहीं है, अभी देखते हैं। इस फसल को उगाने के लिए क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान, हल्की बारिश चाहिए। अब अगर कोई पूछता है कि 210 दिन पाला नहीं पड़ना चाहिए, है ना, और खिली हुई धूप होनी चाहिए, बहुत तेज भी नहीं, ठीक ठीक, और ये खरीफ की फसल है, तो क्या हो गया? मुझे तो ये कॉटन लग रहा है, कपास।
व्हाइट कलर के फूल आ रहे हैं, देख लीजिए आप। खरीफ की फसल है, तैयार होने में से 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यूपी कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब मैं एक सवाल करता हूं, क्या यहाँ इसमें केरला का नाम आया क्या कहीं पे? जरा चेक कीजिए एक बार, मैं इधर होता हूँ। महाराष्ट्र है, गुजरात है, एमपी है, कर्नाटक है, आंध्र है, तेलंगाना है, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यूपी है। थोड़ी बहुत होने को तो राजस्थान में भी होती है, बट वो मेजर नहीं है। बहुत 3-4 जिले हैं राजस्थान के, होती है, बट वो मेजर में नहीं गिन रहे। किसकी बात की जा रही है? कॉटन की, कपास की। आप कैसे पकड़ सकते हैं? जहां गुजरात और महाराष्ट्र का नाम आया, कपास की बात हो रही है। और अगर कह दिया फ्रोस्ट फ्री डेज 210 दिन चाहिए, जहां 210 दिन आ जाए फ्रोस्ट फ्री, तो मान लीजिए कि ये कॉटन का सवाल है। जो भी आप कंपटीशन, आपका 10th क्लास, वेर एवर यू आर, यू विल फाइंड ऑल दीज थिंग्स बीइंग आस्क्ड अगेन एंड अगेन। मेरी बात को आप लिख कर रख लीजिए, हर तरह, हर जगह, वेदर इट इज CDS, NDA, रेलवे, सिविल सर्विसेज, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम से यही तो पूछा जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपके साथ हूँ भुवनेश चंद्र माथुर, इसलिए मैं रोज हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ। जूट अब तो फिर भी कम हो गया है, सुनहरा गोल्डन फाइबर कहते हैं, सुनहरा रेशा। और फसल कहाँ होती है? बाढ़ के मैदान में, जहाँ पे जल निकास यानी डेल्टाइक रीजन है, उर्वरक मिट्टी मिलेगी वहाँ पे। फर्स्ट चीज तो कहाँ है? उर्वरक मिट्टी। मिट्टी की क्वालिटी इसको सपोर्ट करती है। पानी बहता हो, जल निकास हो, तो डेल्टा रीजन हो गए। देखते हैं, जहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी आती है ना। इसके बढ़ने के समय क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, उच्च तापमान। तो ये कौन सी सूटेबल जगह हो गई? बंगाल, बिहार। एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं, बंगाल ही बोले अपन, है ना, ये ज्यादा ठीक रहेगा। बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, उड़ीसा, मेघालय जूट के मेन उत्पादक राज्य हैं। अगर ये आपको आ गया तो काफी आप रेनफॉल, वर्षा, मिट्टी, कितना इसको सिंचाई के लिए चाहिए। क्या मैंने बोला यहाँ पे कि राजस्थान में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है जूट? कहीं में लिखा हुआ है या मैंने बोला? ऐसा नहीं बोला ना। तो इस तरह से हम ओरिएंटेशन, फोकस अपना बनाए कि हमको अलग अलग फसलें कहाँ कितनी हो रही हैं, किसको कितनी सॉइल चाहिए। देखिए, आपको एक तरकीब में बताना चाहूँगा, बात चल रही है तो कर ही लेते हैं। क्या क्या हमको ध्यान में रखना पड़ेगा? सॉइल कैसी चाहिए, ठीक है। वेदर, वेदर में क्या चाहिए हमको? टेम्परेचर कितना चाहिए? हर फसल का अपना अलग अलग रेंज है टेम्परेचर। मैं एक आध और लिख देता हूं, सनशाइन वाले दिन कितने चाहिए। इरिगेशन की आवश्यकता है क्या? सिंचाई अगर जरूरत है तो करनी पड़ेगी। इतनी चीजें अगर हम ध्यान रखते हैं, सॉइल, वेदर, वेदर में काफी चीजें आगे, रेनफॉल आ गया। फिर भी मैं आपको वेदर समझाने के लिए रेनफॉल भी लिख देता हूं। अब क्या बाकी रह गया? जब आपने सॉइल पता कर ली, वेदर में हमने ये मान लिया टेम्परेचर, तापमान, सनशाइन जैसे हमने देखा 210 दिन, फ्रोस्ट फ्री चाहिए बिना पाले के। इरिगेशन, सिंचाई चाहिए क्या? गन्ने को सिंचाई चाहिए क्या? राइस को क्या चाहिए? स्टैंडिंग वाटर चाहिए, खड़ा पानी चाहिए। बाजरे को क्या बहुत भरा हुआ पानी चाहिए क्या? नो, बाजरा तो बहुत कम में हो जाएगा। ड्राई इरिगेशन टाइप में भी बाजरा हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्लियर हुआ मैटर यहाँ तक? तो ये हमने समझा, सॉइल कैसी चाहिए, वेदर कैसी चाहिए। अब हमें आंसर देने के लिए मेजर जो याद रखना है, एरियाज, कहाँ कहाँ कौन कौन सी फसल होती है, बस। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा।
अब जूट अब कहाँ काम आता है, आपने देखा होगा घर पे हमारे गेहूं आता है या कोई बड़ा सामान आता है, बोरियां, चावल की एक बोरियां आती हैं, छोटी भी आती हैं बड़ी भी आती हैं, चटाई आजकल इसकी बनती है, रस्सी में काम आता है, तंतु में, धागों में, कई जगह गलीचे भी मिलते हैं, दस्तकारी की चीज़ों में ये काम आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब क्या, बिकॉज हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड के ईरा में आ चुके हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ आ गई हैं, आजकल बैग पैकिंग प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ गया है, हालांकि नुकसानदायक है। पहले जूट यूज़ होता था, अब उतना इसकी आवश्यकता नहीं है, क्रांति आ गई है पैकिंग मटेरियल में, तो अब जूट कम यूज़ होता है, तो इसकी डिमांड थोड़ी घट गई है, पहले के टाइम से घट गई है इसकी डिमांड। आगे देखते हैं इसकी उच्च लागत के कारण, क्योंकि मैंने कंपेयर किया है इसको मॉडर्न ईरा से, मॉडर्न में जो हमारा पैकिंग सिस्टम है, बहुत सी चीज़ें आ गई, फाइबर है, थर्मोकोल है, ऐसे बहुत सी चीज़ें। अब और कृत्रिम रेशों का ज़माना आ गया, पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की जो है कीमत कम है, तो बाजार में इसकी मांग अधिक हो गई है। प्लस अगर प्लास्टिक में पैकिंग है तो क्या होगा, एक तो गीला होने का खतरा नहीं के बराबर हो जाएगा, गीला नहीं होगा, जो अंदर सामान है पैक्ड वो गीला नहीं होगा, ये भी एक आराम है। जूट में ये थोड़ी सी मुश्किल है। जैसे अभी भी मैंने देखा है कि शक्कर जो हमारी है ज़्यादातर जूट की बोरियों में पैक होके आती है, कई चीज़ों में अभी भी जूट की ज़रूरत तो पड़ती है। सो आई थिंक यू आर गेटिंग, आपको ये समझ आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देन कम्स प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। अब ठीक है, हमने ये माना कि कृषि प्रधान देश है, हमने ये भी माना कि 57% पॉपुलेशन हमारी अभी भी आज भी एग्रीकल्चर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगी हुई है, मतलब कुछ तो सहायक सेवाओं में है, कुछ एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं, है ना। तो एग्रीकल्चर, अगर मैं ये कहूँ कि 57% अगर भारतवर्ष की आबादी एग्रीकल्चर कृषि कार्यों में है, तो बहुत बड़ा आपको लग रहा है ना कि लगभग 57 का तो मतलब आधे से भी कुछ ज़्यादा हुए लोग। 130 करोड़ जो आंकड़ा है, तो जरा लगाइए उसका 60% कितना हो गया, 60 तो एक ही हो गए, 18 एक हो गए, इतने करोड़ लोग हमारी खेती में लगे हैं। जी हाँ, 60 ही मान लेते हैं तो कितने सारे हो गए। अब आप अंदाज लगाइए कि इतने सारे लोग मिलकर भी केवल मात्र ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 17% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, क्या होता है, वैल्यू होती है पूरे देश की इनकम, उसमें इनका योगदान 17% आता है। क्या ये बात क्लियर हुई? कोई सवाल है आप मेरे को भेज दिया करें तो मैं डील कर लूँगा। अब क्या करें, टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल सुधार कैसे करें, टेक्नोलॉजी यूज़ करें, उत्पादन बढ़ेगा तो इन कमाई भी बढ़ जाएगी हमारी। जो अभी 17% ही खेती बाड़ी से उपज हमारे लिए नोटों में गिनती आ रही है, नेशनल इनकम में 17% ही, कहने का आशय ये वाला है। जैसा कि पहले हजारों बार हमने कही है कि हजारों सालों से हमारे यहाँ कृषि होती आ रही है, ये तो जीवन दर्शन है, मैंने भी आपको बताया, लेकिन प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है, इसकी गति मंद हो जाती है। इस बात को मैं समझा भी देता हूँ ऐसा क्यों हुआ। कॉलोनियल रूल, आज देखो एक कारण सबसे बड़ा ये, हम रहे यूरोपियन देशों का उपनिवेश, कॉलोनियल रूल की वजह से उन्होंने केवल लैंड रेवेन्यू लगान पर तो जोर दिया, लेकिन कृषि के कार्यों में ना तो कोई नई टेक्निक आई, ना ही कोई फर्टिलाइज़र की बात चली, ना ही सिंचाई के साधन की बात चली। इस वजह से जो हमारे पारंपरिक ट्रेडिशनल मेथड्स थे, जस्ट अ मिनट, पारंपरिक ट्रेडिशनल
मेथड्स थे हम उसी से खेती करते रहे। हल बैल, खुद ने मेहनत बहुत की हमारे, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, हमारे कृषि प्रधान देश है। लेकिन बड़े दुखी मन से मैं बताना चाहता हूँ, ट्रेडिशनल मेथड से हम कृषि कार्यों में लगे रहे, कुछ उसमें नवीनीकरण हम नहीं कर पाए। हमने ये भी देख लिया अब तक कि हमारा किसान जो अब तक था वो कर्ज के मकड़ जाल में फंसा रहता था। मैं लिख देता हूँ। एक तो क्या थी चिंता सबसे बड़ी, लगान चुकाते रहो। दूसरी, इन लोगों ने कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। केवल कह दिया आप तो लगान अदा करो और हमें फसल दे दो कौड़ियों के भाव में। तो बेचारा किसान करता तो क्या करता, और हमारा किसान कर्ज उधार के ट्रैप, मकड़ जाल में फंसा रहता, तो बाहर कैसे आएगा। और फिर भी, और उस पे भी हमें मॉनसून पर हमारी निर्भरता, इतना बड़ा दुष्चक्र हमारे लिए लगा हुआ है, मॉनसून पे निर्भर है आपकी कृषि। बहुत ही कम जगह पे कृषि के लायक नहरें या कोई इंतजाम कोई अंग्रेजों ने, कॉलोनियल रूल के समय किसी ने चिंता नहीं की। गरज ये कि हम इसे इन 6 चीज़ों में, क्या बहुत सी चीज़ों में हमारा किसान उलझ कर रह गया, कृषि डेवलप नहीं हो पाई। अब आज़ाद हो गए, अब तो नए प्रोग्राम आने लग गए, अब वो समझने हमको। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के बहुत बड़े एरिया में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मॉनसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर डिपेंडेंट है। आज भी कई जगह देखने में आता है, बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा है, और क्या कहते हैं, जमाना हो गया है ना, बारिश को कहते हैं जमाना हो गया। अच्छा, खेती बाड़ी पे आज भी मॉनसून, और अगर फर्टाइल सॉइल है उस एरिया में तो हमारी डिपेंडेंसी उसी पे है। अभी भी पुख्ता इंतजाम कई जगह नहीं है कि इरिगेशन के लिए पानी मिल जाए, एक बात। दूसरी, बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रेशर भी है कि आपको टीमिंग मिलियंस, करोड़ों को भोजन कराना है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीक एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। अब भी 75 साल हो गए, अब तो जागिए, अब तो कुछ कीजिए। इधर आपने दबाव दे दिया, बढ़ती हुई जनसंख्या, उत्पादन बढ़ाइए। कैसे करें? इरिगेशन के साधन, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आए, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, बैंक्स ने अपना रोल निभाया, किसान ने अपना रोल निभाया, समाज ने अपना रोल निभाया, कई डेवलपमेंट हुए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आया, यानी आपकी खरीद को इतने हेक्टेयर में इतना उत्पादन होगा, पहले ही वादा करती है सरकार, इतना इतना हम खरीद लेंगे, चाहोगे जितना, बाजार की रेट से भी हम खरीद लेंगे। किसान सम्मान निधि योजना चली, किसान पेंशन योजना चली। अब तो एक और लेटेस्ट आया है, बता देता हूँ आपको, बहुत ही अच्छी चीज़ है। प्रत्येक किसान का, ये जनरल नॉलेज की बात है ना, मैं जीके लिख देता हूँ थोड़ा सा ऊपर, ये अभी बहुत ही रिसेंट आया है। हर किसान का, ऐसे ही नहीं लिखते ना किसान, हम ऐसे लिख देते हैं, हर फार्मर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको 12 डिजिट, 12 डिजिट्स का एक यूनिक आईडी दिया जाएगा। आधार नहीं कह रहे हैं, यह अलग तरह का है, ये फार्मर को देंगे, किसान भाइयों को मिलेगा 12 डिजिट। इससे क्या क्या फायदे होंगे? जो भी उनका पैसा आना है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी डिजिटल ट्रांसफर उनके खाते में सीधा आएगा। चाहे वो लोन है, चाहे कुछ भी चीज़ है, उनका पैसे का भुगतान उस कार्ड से, वो सारी सेवाएं, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सर्विसेज वो ले लेंगे। किसानों के लिए जो भी सर्विस उपलब्ध है वो किसान भाई हमारे इससे ले लेंगे। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है।
ये 3-4 दिन पहले हुआ है, मतलब तारीख लगा लो 17-18 सितंबर। फार्मर 12 डिजिट्स का इनको एक यूआईडी नंबर देंगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल जाएगा इनको इनके खाते में, अकाउंट्स में। मैं खाते में लिख देता हूँ, अकाउंट्स में पैसा चला जाएगा, अभी भी जाता है, ठीक है। और सर्विसेज जितनी भी है एग्रीकल्चर की, इनको मात्र उसी से मिल जाएंगी। इनको एसएमएस आ जाएगा, तो कोई बीच में मीडिएटर सारे हट गए, अभी भी नहीं है, लेकिन और भी बढ़िया एक काम हो जाएगा। तो हमारी भारत सरकार ने ये बहुत अच्छा किया है, बीच में मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने आपको शेयर कर दिया। तो जैसा मैंने कहा 57% है अभी लेटेस्ट डाटा जो आया है, फिर भी परिस्थिति बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती। स्वतंत्रता के पश्चात, आजादी के बाद, देखिए इसमें भी आजादी के मैटर में इतिहास की एक और बात कहना चाहूंगा। करीब 800 साल तो पुराने निकाल दो और 200 साल उपनिवेश वाले निकाल दो, मैं तो कहता हूं 800 ही टोटल निकाल दो। चलो 800 साल से कृषि की हालत जस की तस रही है, कोई नया टेक्निकल डेवलपमेंट तो देखने को आया है वो आज़ादी के बाद का ही है सारा। जो अभी आप आज देख रहे हैं, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, विनोवर, थ्रेशर, बहुत कंबाइन, मेरे को मालूम नहीं, बहुत सारी मशीनरी काम आती है, अनगिनत तरह की, वो सब डेवलपमेंट आज़ादी के बाद धीरे 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 हुए हैं। जैसे अभी हम लोग जान रहे हैं, सुन रहे हैं कि नीम कोटेड यूरिया मिल रहा है किसानों को, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी भी मिलती है, यानी आप खरीद लीजिए फिर आपका खाते में भुगतान आ जाएगा इस तरह से। तो ये सारा डेवलपमेंट आज़ादी के बाद का ही है हमारा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज़ादी के बाद की हम बात कर रहे हैं, तो ये सारा हमको विरासत में मिला। ये सिस्टम जो था पुराना हमने बात की, तो आज़ादी के बाद संस्थागत सुधार, यानी पूरे अब सिस्टम को चेंज करना है धीरे धीरे, एकदम से इतने बड़े देश में नहीं होता, तो स्लोली स्लोली। तो पहली प्राथमिकता हमने क्या कही कि क्या करो सहकारिता, जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। क्या करो, चकबंदी, पहले जमीनों के नक्शे हो जाएं, कौन सी किसकी है, कोऑपरेटिव स्टार्ट करो, सहकारिता, जमींदारी प्रथा समाप्त करो। अभी तक जो बड़े बड़े पावरफुल लोग थे जमींदार, उनके कब्जे में जमीनें थीं, वो लगान वसूलते थे और कुछ हिस्सा अपने पास रख के अंग्रेजों को देते थे, तो वो जमींदार हो गए। बढ़िया ज़मीनें अपने कब्जे में और बाकी ज़मीनें जो उनको लगान देकर खेती बाड़ी करना चाहे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था और कृषि पे ही हमारा पूरा फोकस था। शुरू के जो पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमने बनाया, 5 ईयर प्लानिंग हमने रशिया से ली थी, उनके मॉडल पर हम चलने लगे। जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनको ये मॉडल अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि ऐसा करो 5 ईयर प्लान, पूरा फोकस 5 साल कृषि को दिया जाएगा। अब एक समस्या हमारे एक ये भी थी, पुश्तैनी अधिकार, दादा की जमीन पोता यहाँ पे काम में लेगा, वो वाली बात है। तो होता क्या था, टुकड़ों में बढ़ती जाती थी। एक व्यक्ति के 4 बेटे, 4 बेटों के 8 बच्चे, तो उनमें बढ़ती गई, आप जानते ही हो। इसके लिए चकबंदी करना अनिवार्य था। अब क्या हुआ, भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इनके आप समझ सकते हैं ये खतरा है, लागू करने में ढील रखी गई। पता नहीं क्यों, अगर ये अप्लाई होते सारे रूल्स एंड रेगुलेशन तो हम कहीं और होते। अभी 1960 और 70 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की, अच्छा काम हुआ इस दरमियान। और पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित अब आ गया ग्रीन रिवॉल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का मतलब क्या हो गया,
श्वेत क्रांति यानी व्हाइट मिल्क, मिल्क में रिवॉल्यूशन, डेयरी फार्मिंग एक्सेट्रा, इसको भी डेवलप किया गया। देन व्हाट हैपेंड, जैसी कृषि सुधार के लिए रणनीतियां शुरू हुई, इसके लिए क्या हुआ, विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। हर व्यक्ति अच्छे से अच्छा प्लान बनाता है, हरित क्रांति स्टार्ट हो गई, ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। प्लान बनाने वालों ने ये इमेजिन किया, ये एज्यूम किया, ये प्रिज्यूम किया, ये माना कि पूरे देश को इसका लाभ होगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। केवल पंजाब और हरियाणा के किसान इसको अपनाने के लिए तैयार हुए तो उनको वहाँ पे रिजल्ट भी अच्छे मिले। जब उनके रिजल्ट देखे तो क्षमा चाहता हूँ, साउथ इंडिया के किसान भी प्रेरित हुए। फिर जाके उन्होंने राइस में, चावल में ग्रीन रिवॉल्यूशन को अपनाया। ये तो बात हुई एक। दूसरी बात, ऑपरेशन फ्लड का मतलब हमने हमारे एनिमल हस्बेंड्री पे, कैटल पे, दूध उत्पादन, डेयरी फार्मिंग, इस पर ध्यान दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि दूध भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। सुबह से रात तक कितनी बार हमारे दूध के प्रोडक्ट्स काम आते हैं, ये देखते हुए तो दूध आएगा कहाँ से, तो हमने डेयरी उद्योग पर भी ध्यान दिया। उसको हमने नाम दिया ऑपरेशन फ्लड। कि सेम टू सेम जैसा हमने एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया, वैसा ही ध्यान डेयरी पर भी दिया गया। तो डेयरी में मैं ऐसा मानता हूँ, डेयरी में हमारी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। ओके, आगे देखते हैं। इस तरह के कृषि में उपयोग होने वाले नवीन तकनीकी उपकरण अब तो बहुत सारे आ गए हैं। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, है ना, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों, बैंकों की स्थापना सम्मिलित थी। चलिए पहले इसकी बात करते हैं। एग्रीकल्चर को फोकस करते हुए कृषि क्षेत्र पर ध्यान देते हुए हमारे प्लानर्स ने क्या किया, आप करो ग्रामीण बैंक बनाओ। इसका बड़ा लाभ हुआ, बड़ा फायदा हुआ। ग्रामीण बैंक खुले और किसान भाइयों ने और ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग पहुंची तो क्या फायदा हुआ, क्या अकाउंट खुल गया, क्या यही फायदा हुआ, या लोन मिल गया, क्या यही फायदा हुआ? और क्या फायदा हुआ, जरा सोचिए। 10 सेकंड में सोच के बताइए। 10 सेकंड यूं ही निकल जाएंगे, थोड़ा जल्दी। हमारा किसान भाई कर्ज के मकड़ जाल में उलझने से बचने लगा, साहूकारों से ब्याज पर पैसे लेने से बचने लगा। जब जरूरत है बैंक से लोन ले लो। कृषि कार्यों के लिए ग्रामीण बैंक किसानों को लोन देंगे। दूसरा हो गया, सरकार ने कई बार फसल जब खराब हो गई, कर्ज माफ, आज भी होते रहते हैं, ब्याज माफ, इनके कैंप लगते हैं। पटवारी और तहसीलदार रिपोर्ट देते हैं, कर्ज माफ, ब्याज माफ, उसके आधार पर होता है। बैंक में जो लोन लिया है वो आपका माफ हो जाता है, वेव ऑफ। ठीक है। एक तो ये फायदा हुआ। गांव गांव तक शिक्षा पहुंच गई, एजुकेशन। किस चीज की, कि बैंक क्या काम करता है।
सारी योजनाएं समझाना करना, कैंप लगा के विशेष ऋण कैंप इस तरह के ब्याज की माफी, कर्जे की माफी बहुत लगे और बहुत लाभ पहुंचा हमारे किसान भाई को। इतना तो फायदा हम गिना सकते हैं ग्रामीण बैंक के खुलने से। प्लस ये तो हो गया ग्रामीण क्षेत्र की बात, अदर बैंक्स भी खुले, कॉमर्शियल बैंक्स ये भी खुले विलेजेस में, इनकी भी पहुंच बढ़ी। तो शिक्षित हो गए हमारे किसान भाई कि फाइनेंस के मैटर में कैसे डील करना है। ये मैं आपको कुछ शॉर्ट नोट्स बताना चाहता हूँ। और क्या हुआ, कोऑपरेटिव्स भी खुले, सहकारिता की भावना बढ़ाने के लिए, जैसे मिल्क इकट्ठा करना। कोऑपरेटिव में डेयरी में बहुत अच्छा काम हुआ। अमूल क्या है, आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड, वो भी इसी तर्ज पर काम करता है। मैं लिख भी देता हूँ, AMUL, अमूल बटर है ना, अटरली बटरली बोलती है ना, अटरली बटरली डिलीशियस, वही अमूल है। आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड गुजरात की है। पूरे देश को इन्होंने एक शिक्षा दी है, बहुत अच्छी दी है। कोऑपरेटिव की वजह से डेयरी सेक्टर में कृषि बहुत पनपी। आइए और क्या क्या हुआ, किसानों को लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू कर दी। लेटेस्ट मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या बना दिया, किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। अब तो किसान सम्मान निधि करके भी एक योजना चल रही है, उसमें इनको जो वृद्ध हो चुके हैं उनको पेंशन भेजी जाती है। और क्या क्या हुआ, इसके अलावा रेडियो, आकाशवाणी और टेलीविज़न पर भी न्यूज़ बुलेटिन, इनका प्रसारण, कृषि के कार्यक्रम ये सब दिए। और किसानों को बिचौली और दलालों के शोषण से बचाने के लिए क्या किया गया, न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। इसको भी समझ लीजिए। इसमें क्या हुआ, शॉर्ट में इसको कहते हैं MSP। इसमें क्या होगा, बुवाई के समय ही डिक्लेयर हो जाएगा। मान लो X फसल होने का टाइम चल रहा है, प्रति हेक्टेयर इस भाव से होगा, तो उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि हम कौन, सरकार इसको 4x रुपयों में खरीदेगी मान लिया, वो पहले ही बता देंगे। तो अब आप कौन, किसान को मालूम है इतने हेक्टेयर मेरे पास है, इतना एरिया है, इतने एरिया में बुवाई हुई, मेरे 10x फसल होगी तो 40x मेरी कमाई हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं खुले बाजार में बेचता हूं तो ज़्यादा है तो वहाँ बेचो, सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 40x का भुगतान कर देगी। सो हमने इस चैप्टर में एग्रीकल्चर एक एक बात करने की कोशिश की है। बीच बीच में मैंने आपको नोट्स भी बताए हैं छोटे छोटे, जो अपने एग्ज़ाम और प्लस GK के भी काम आएंगे हमेशा के लिए। आप अच्छी तरह से वीडियो देखिए, बुक पढ़िए, और जहाँ जहाँ मैंने आपको तरकीब बताई है, टेक्निक बताई है, वो यूज़ कीजिए। विद दिस मैं आपके साथ हूँ भुवनेश्वर माथुर। थैंक यू एंड गुड लक।